अगला सत्र रहेगा डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा का। वो सत्र शुरू करने से पहले मैं उनका परिचय देना चाहूँगा। तो महेश चंद्र शर्मा 1973 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कार्यरत रहे और उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय का राजनीतिक जीवन चरित्र पर पीएचडी प्राप्त किया हुआ है। 1996 से 2002 तक वो राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं और उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है 15 खंडों में हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित पंडित दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय के संपादन। उनका विषय है नेशनल गवर्नेंस, मेजर प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, एकात्म मानव दर्शन सॉल्यूशंस। सत्र के वक्ता डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा को अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बात आप सबके सामने रखें। नमस्कार। तृतीय सत्र में आप सबका स्वागत है। जिस प्रकार का यह संविमर्श है उसमें रिपीटिशन, पुनरावृत्ति को कैसे रोका जाए, यह इसकी बड़ी समस्या है। क्योंकि बार बार हर सत्र में जब भी बात आएगी एकात्म दर्शन की, तब तक उन बातों को दोहराया जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यह दोहरान को मैं मिनिमाइज कर दूँ। विषय है नेशनल गवर्नेंस, मेजर प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, EMD सॉल्यूशन। मुझे तो लगता है कि ये विषय की प्रॉब्लम है, क्योंकि नेशनल गवर्नेंस मीन्स व्हाट? नेशनल गवर्नेंस क्या होता है? थोड़ा सा नजदीक। इसलिए गवर्नेंस यानी शासन। तो जिसको हम नेशन स्टेट कहते हैं, उस नेशनल स्टेट के बारे में कुछ कहना है क्या? पॉलिटिकल बात। इसलिए मुझे लगता है कि अभी जो सुबह बात हुई, नंदकुमार ने शब्द पदों की बात कही, टेक्निकल टर्म्स, गवर्नेंस का क्या मतलब है? शासन। तो कोई भी समाज, सोसाइटी लेज डाउन द प्रिंसिपल। समाज यह सिद्धांतों को स्थापित करता है। द स्टेट अनाउंस द पॉलिसीज। उस सिद्धांत और प्रिंसिपल के आधार पर राज्य अपनी नीतियों को घोषित करता है और अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज एग्जीक्यूटिव है वो उसे कार्यान्वित करता है। उस कार्यान्वयन को ही हम गवर्नेंस कहते हैं। इसलिए गवर्नेंस की अपनी प्रॉब्लम क्या है? जो प्रॉब्लम है वो सामान्यतः पॉलिसी की है, प्रिंसिपल की। यदि प्रिंसिपल और पॉलिसी कुछ चाहती है तो गवर्नेंस का काम है उसे कार्यान्वित कर देना। और इस मामले में गवर्नेंस की परीक्षा पॉलिसी और प्रिंसिपल के प्रकाश में ही हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। आज जो हमारी सरकार है, जो हमारा संविधान है, जो हमारा लोकतंत्र है, वह लोकतंत्र केंद्रीकृत व्यवस्था का है। केंद्रीकृत व्यवस्था का है, इसलिए आज कोई नेशनल गवर्नेंस है। नेशनल गवर्नेंस में वे समस्याएं रहेंगी ही जो समस्याएं आपकी पॉलिसी की देन, वे समस्याएं रहेंगी ही जो आपके प्रिंसिपल सिद्धांत की देन। तो प्रातःकाल नंदकुमार जी ने जैसा वर्णन किया, बहुत स्पष्टता से जवाहरलाल जी और गांधी जी के संदर्भ में, तो जो बात प्रिंसिपल में इनबिल्ट
हमारे प्रिंसिपल में इनबिल्ट है कि परिवार नहीं रहेगा। तो प्रिंसिपल में इनबिल्ट है परिवार नहीं रहेगा, पॉलिसी अकॉर्डिंग बनेगी, तो गवर्नेंस क्या होगी? गवर्नेंस देश में अच्छी नहीं है या अच्छा है? यदि ये अच्छी हो जाए तो बहुत खतरा हो जाएगा। जैसे उदाहरण देता हूं, भारतवर्ष की विवाह संस्था में हर पिता अपनी पुत्री को कुछ देता। पुत्री पराया धन, तो जहां पैदा हुई है वहां नहीं रहेगी, तो वो देता है, देना ही चाहता है सदा। उसका नाम है दहेज। दहेज में विकृतियां आई तो कानून ने भेद हटा दी, अब दहेज हो गया है गैर कानूनी। दहेज गैर कानूनी और पुत्री पराया धन है, उसको पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं है, तो कानून बना दिया है कि पुत्री को भी पिता की संपत्ति में वही अधिकार है तो पुत्र को। आप कल्पना कीजिए गवर्नेंस की गवर्नेंस अच्छी हो जाए और हर पुत्री को पिता की संपत्ति में अधिकार मिला है कि नहीं, इसकी आश्वस्ति करे तो क्या परिणाम होगा इस देश में। यदि गवर्नेंस ठीक हो जाए और हर विवाह के दहेज को कानून कटरे बढ़ा करें तो क्या होगा हमारी परिवार संस्था में। हमारे देश में बाल विवाह के खिलाफ कानून है, मैं तो राजस्थान का हूं। तो पॉलिसी में इसलिए इसको हमें ध्यान रखना होगा कि पॉलिसी और प्रिंसिपल के फ्लोज को आप थ्रू गवर्नेंस ठीक नहीं कर सकते। रादर पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स के फ्लोज यदि है तो वे गवर्नेंस में प्रकट होंगे, और जितनी अच्छी गवर्नेंस होगी उतनी ही अच्छे से प्रकट होगी। तो आज हमारे यहाँ जो कुछ हम गवर्नेंस में और दोष वगैरह देखते हैं, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि कहीं वे दोष हमारी पॉलिसी और प्रिंसिपल में तो नहीं है। सामान्यतया गुड गवर्नेंस हमारे भारतीय परिदृश्य में यह टर्म के रूप में कब आया? शब्द तो पुराना है, फसल अच्छा होना चाहिए, पर गुड गवर्नेंस ये एक टर्म के रूप में आया। ये जब से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस वक्त गुड गवर्नेंस इसको एक शब्द पद के रूप में स्थापित किया गया, और उसका अर्थ ये होता था कि कांग्रेस रिजीम यह एक बैड गवर्नेंस का उदाहरण है, और हम जो गैर कांग्रेस के लोग हैं, एनडीए की सरकार की, वो हम गुड गवर्नेंस के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए तात्कालिक रूप से बैड गवर्नेंस का मतलब क्या था उस वक्त? तो उस वक्त था कि भाई जो नग्न भ्रष्टाचार, नंगा भ्रष्टाचार, जो जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, जिम्मेदारी विहीनता है, जिसमें पारदर्शिता है ही नहीं, सब कुछ छुपा हुआ है, तो ये सब बैड गवर्नेंस के उदाहरण है। हम गुड गवर्नेंस देंगे तो वी विल बी कंपैरेटिवली अकाउंटेबल, वी विल बी कंपैरेटिवली ट्रांसपेरेंट, वी विल लेस करप्ट। बोला जाता है करप्शन फ्री वगैरह, पर वो सबको मालूम है कि बोलने के लिए वो कुछ बातें सिस्टम में इनबिल्ट है, तो सिस्टम में इनबिल्ट है वो खत्म कैसे होगी? करप्शन फ्री होना चाहिए लोग बोलते हैं, पर हो सकता है क्या? यदि सोसाइटी का लक्ष्य आपने बना दिया है कंज्यूमरिज्म, जो अधिक उपभोग करते हैं वे ही प्रगत हैं,
जो कम उपभोग करते हैं वे गरीब हैं, वो पिछड़े हुए हैं। तो अभी बापट जी ने बताया, कंज्यूमरिज्म यदि आपकी पॉलिसी और प्रिंसिपल का हिस्सा है तो फिर कितनी भी तनख्वाह दीजिए वो कम पड़ने वाली है। उपभोग का जो स्तर वो फिल्म में देखता है, उपभोग का जो स्तर वह अपने बड़ों में देखता है, वह उपभोग का स्तर देखने के बाद में जब वह जीवन जिएगा और फिर जो हमने डेमोक्रेसी स्वीकार की है, डेमोक्रेसी में अच्छे शब्दों का प्रयोग होता है वो अलग बात है। तो डेमोक्रेसी आई कहाँ से है? डेमोक्रेसी आई है यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद जो नवधनाढ्य वर्ग पैदा हुआ, उस वर्ग ने कहा कि ये राजा कौन होता है, अनपढ़ सा, इसको टैक्स क्यों दे। तो जो द फर्स्ट स्लोगन ऑफ डेमोक्रेसी वाज नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। हम टैक्स तभी देंगे तो शासन में हमारा प्रतिनिधि होगा, नहीं तो हम टैक्स नहीं देंगे। इस स्लोगन में से डेमोक्रेसी का विकास हुआ है। और इसलिए जो लोकतंत्र है वह पहले ही दिन से पूंजीवाद का सहोदर है, पहले दिन से। और इसलिए दुनिया भर के चुनाव, भारत के नहीं कह रहा हूं, संसार भर के चुनाव काले धन पर आश्रित है। विश्व भर के चुनाव मार्केटिंग की काली पद्धतियों की उपज, और वो यदि है तो करप्शन फ्री कहने से क्या हो जाएगा, करप्शन फ्री चाहने से भी क्या हो जाएगा। आप चाह करके उसे नहीं कर सकते। और इसलिए गवर्नेंस की परीक्षा करते समय ये ध्यान रखें कि जिसके आधार पर गवर्नेंस है यानी वह पॉलिसी, जिसके आधार पर पॉलिसी है यानी वह प्रिंसिपल, उसकी परीक्षा पहले करनी चाहिए। उसकी परीक्षा पहले नहीं करेंगे तो आप गवर्नेंस के बारे में जो आकलन करेंगे वे आपके आकलन सही निष्कर्षों तक आपको नहीं पहुंचाएंगे। आज जो सामान्यतया गवर्नेंस में दोष माने जाते हैं उनकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। उनके इलाज अभी जो बापट जी ने लिस्ट बताई है वो इलाज खाली इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के नहीं है, वो इलाज पूरे सोशल स्ट्रक्चर के हैं, वो पॉलिटिकल। भारत की सब व्यवस्था, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो आर्थिक है, चाहे वो फिलोसॉफिकल है, चाहे वो नैतिक है, उन सब समस्याओं के समाधान की जड़ है परिवार। परिवार संस्था ये समाज का लघुतम रूप है। परिवार संस्था ये समाज का लघुतम रूप है और ये लघुतम रूप ही विराट बन करके स्वधैव कुटुंबकम होना चाहिए। इसलिए परिवार इज द बेसिक। तो भारत के गवर्नेंस में परिवार कहाँ है? भारत की गवर्नेंस एंटी फैमिली है, परिवार विरोधी है। वह परिवारों को तोड़ती है। हमारे आप किसी वकील से मिलिए और अध्ययन कीजिए पारिवारिक मुकदमों का कि भारत के कोर्ट्स में जो पारिवारिक मुकदमे हैं वो किस कारण से, दे आर ऑल ड्यू टू गवर्नेंस, वो शासन के कारण से। अभी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी न्यायाधीशों को बता रहे थे इतने पेंडिंग केस हैं, उस पर कुछ कह रहे थे। पेंडिंग केस है वो सही है, केसेस करता कौन है ज्यादा? भारत की सरकार ही सबसे बड़ी मुकदमेबाज है। जितने मुकदमे उसके हैं उतने किसी के नहीं। क्यों है सब ये?
ये सब हमारी प्रिंसिपल और पॉलिसी में इनबिल्ट है, इसलिए गवर्नेंस में रिफ्लेक्ट होंगे ही। इनको आप रोक नहीं सकते, रहेंगे। और इसलिए सामान्यतः जो कहा जाता है कि गुड गवर्नेंस का मतलब है ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, ऑनेस्ट, नैतिक होना चाहिए। ये सब अच्छे शब्द हैं, इनका इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा करने की कोशिश करें तो भी अच्छी बात है, और वे कोशिशें हुई भी। यानी ये कहेंगे यदि कि कांग्रेस रिजीम और उसके बाद के रिजीम की गवर्नेंस में यदि तुलना करेंगे तो गैर कांग्रेस पार्टियों का रिजीम कंपैरेटिवली बेटर, और उसके बाद अब यदि बीजेपी का रिजीम है तो इट्स मोर बेटर, ज़्यादा अच्छा है उससे। इसलिए हम देख रहे हैं कि आज ये पहला काल है जब बजट का पैसा जिस आदमी तक जाना चाहिए उस आदमी तक पहुंचाने की व्यवस्था हुई है। टेक्नोलॉजी ने सहयोग किया है, और इस कारण से जब श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर व्यक्ति का खाता होना चाहिए तो शायद लोग नहीं समझे, पर ये पार्टिसिपेशन, ये इंक्लूसिवनेस, और इसके कारण से जो गवर्नेंस है वो अच्छी हो जाती है। लेकिन क्या करेगी गवर्नेंस, कैसे करेगी? जो चीज़, जैसे मुद्रा लोन के बारे में बात कही, मुद्रा लोन अच्छा है, पर मुद्रा लोन के पीछे जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल को वो रिजर्व बैंक नहीं जानता, उस प्रिंसिपल को बैंक का मैनेजर नहीं जानता, तो एग्जीक्यूट कैसे होगा? तो मुद्रा लोन के पीछे की प्रिंसिपल एंड पॉलिसी की एजुकेशन जब तक रिजर्व बैंक की नहीं होगी, बैंक मैनेजर की नहीं होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की नहीं होगी, तो वह साकार नहीं होता है। तो गवर्नेंस की ऐसी प्रॉब्लम ये केवल आर्थिक क्षेत्र में नहीं है, ये सभी क्षेत्रों में है, पूरी मात्रा से है। और इसलिए जब हम गवर्नेंस के बारे में सोचें तो हम ये सोचें कि गवर्नेंस पॉलिसी और प्रिंसिपल का विकल्प नहीं है, वह उसकी अनुगामिनी है। गवर्नेंस हमेशा सिद्धांत और नीति का अनुगमन करती है, वह उसका प्रणयन नहीं करती है। दूसरी बात, अल्टीमेटली सोसाइटी बेटर्स, समाज का महत्व है। हम लोग तो जिस विचार के हैं कहते ही हैं हमेशा कि राज्य की सत्ता छोटी है, समाज की सत्ता बड़ी है। राज्य की सत्ता छोटी है, समाज की बड़ी है, ये कहना जितना सरल है और अच्छा भी लगता है शायद, पर राज्य को आप उसकी जो लेजिस्लेटिव है, उसकी जो एग्जीक्यूटिव है, उसकी जो जुडिशरी है, उसकी जो ब्यूरोक्रेसी है, उससे आप पहचानते हैं। तो समाज को कैसे पहचानते हैं? यह काम समाज को करना चाहिए, यानी किसको करना चाहिए? Who will do it? और कभी कभी लगता है हमको भी कि जब हमको लगता है कि समाज को करना चाहिए तो हम भी सरकार से ही कहते हैं तू कर। तो हमको यह आपत्ति है कि पश्चिम में लोग सोसाइटी और स्टेट को एक ही मानते हैं, और इसलिए वो गवर्नमेंटाइजेशन को नेशनलाइजेशन कहते हैं, और कल तक हम लोग नेशनलाइजेशन को कम्युनिटाइजेशन ही कहते थे। तो समाज करे यानी कौन करे, समाज करे यानी कैसे करे? और इसलिए समाज ने अपने आप को व्यक्त करने के लिए किन्हीं संस्थाओं का निर्माण किया था। समाज अपने आप को व्यक्त कहाँ करता है? समाज अपने आप को परिवार में व्यक्त करता है। समाज अपने आप को विवाह संस्था में व्यक्त करता है। परिवार
अपने आप को जाति, गोत्र, कुल, वंश इन संस्थाओं में व्यक्त करता है। समाज अपने आप को ग्राम, जनपद इन संस्थाओं में व्यक्त करता है। हमारी पॉलिसी और प्रिंसिपल के आधार पर गवर्नेंस ने इन सब संस्थाओं को नकारा सिद्ध कर दिया है। ये सब संस्थाएं कटघरे में, ये सब संस्थाएं कटघरे में। परिवार ये तो महिलाओं का पिंजरा है, जकड़बंद करके रखा हुआ उसको महिलाओं को। कोई माँ अपने संतान के लिए कष्ट क्यों सहे, तो फिर माँ बने ही क्यों कोई? विवाह संस्था के नाम पर ताज जिंदगी कोई स्त्री पुरुष बनकर क्यों रहे? लिव टुगेदर में क्या दिक्कत है? तो परिवार संस्था या उसमें से अब कुल, गोत्र, जाति की तो बात करना मुश्किल है। ये वे संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं ने सहस्त्राब्दियों तक इस समाज को संचालित किया। इनमें दोष आए, इनके दोषों की दुरुस्ती होनी चाहिए, लेकिन ये नॉन गवर्नमेंटल सामाजिक संस्थाएं हैं, ये गैर सरकारी सामाजिक संस्थाएं हैं, और ये संस्थाएं पावरफुल होती। कितनी पावरफुल होती थी? मैं राजस्थान का हूँ। राजस्थान में एक स्टेट है बीकानेर, उसके एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण राजा हुए हैं जिनका नाम था महाराज गंगा सिंह। बहुत विख्यात थे, अच्छे प्रशासक थे, कठोर थे। तो कहते हैं कि कुमावतों की जाति पंचायत ने कोई फैसला किया। उस फैसले से कुम्हार जाति के कुछ लोग नाराज हुए, परेशान हुए। तो उन्होंने जाके राजा को शिकायत की कि हमारे साथ अन्याय हो गया है, हमारी जाति पंचायत ने किया है। तो जाति पंच को महाराज ने बुलाया और महाराज ने को बुलाकर कहा कि भाई वो उनकी शिकायत है, तुमने क्यों किया ऐसा? तो वो तो राजस्थानी का वाक्य, राजस्थान में नहीं कहता हूँ तो हिंदी में कहता हूँ मैं। तो पंच ने कहा, क्षमागणी, क्षमावान, आप जो कहेंगे वही होगा, लेकिन आप ये बताइए कि पंचायत के फैसलों में राजा का दखल कब से हो गया? एक जाति पंच महाराज को कहता है कि आप जो कहेंगे वही करूंगा मैं, पर आप मुझे ये बताइए कि जाति के फैसले में राजा का दखल कब से हो गया? इसे कहते हैं सामाजिक स्वायत्तता, इसे कहते हैं राज्य निरपेक्ष व्यवस्था। तो फिर महाराज ने कहा नहीं, मेरा कुछ कहना नहीं है, जब उनकी शिकायत थी तुम देख लेना। तो भारत समाज के रूप में अपने आप को व्यक्त करे, आज यह समाज अपने अस्तित्व को कहां और कैसे व्यक्त करे यह स्पष्ट नहीं है। और आज भी वह अपने आप को उन्हीं संस्थाओं में व्यक्त करता है जो संस्थाएं वर्तमान पॉलिसी, प्रिंसिपल, गवर्नेंस की गालियां खाती है। सब गालियां खाकर भी परिवार संस्था ताकतवर है भारतवर्ष में, सब गालियां खाकर भी जातीय संस्था जीवित है भारत की, सब गालियां खाकर भी गोत्र संस्था जीवित है भारत की, सब गालियां खाकर भी विवाह संस्था जीवित है भारत की। ये विवाह संस्था, जातीय संस्था, परिवार संस्था, ग्राम संस्था, इनके माध्यम से भारत सहस्त्राब्दियों चला है और आज की बहुत कठिन परिस्थितियों में भी वह इन सब व्यवस्था का उपयोग कर रहा है। लेकिन आज का फॉर्मल, आज का औपचारिक कानून न केवल इनको रिकॉग्नाइज नहीं करता, वह इनके खिलाफ, वह इनके विरुद्ध कर रहा है। और इसलिए इस संदर्भ में मैं गवर्नेंस की क्या बात करूं? इस संदर्भ में मैं गवर्नेंस की कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ गवर्नेंस या तो एब्सेंट है या नेगेटिव है।
जिस विकेंद्रीकरण की बात हम लोग करते हैं एक आत्मदर्शन में, विकेंद्रीकरण का अर्थ है सहभागिता का विस्तार। जो जो चीजें केंद्रीकृत होगी त्यों त्यों सहभागिता संकुचित होती चली जाएगी। जितनी व्यवस्था विकेंद्रित होगी त्यों त्यों सहभागिता विस्तृत होती चली जाएगी। और इसलिए जब हम नेशनल गवर्नेंस कहते हैं तो नेशनल गवर्नेंस ये शब्द ही अपने आप में केंद्रीकरण का पोषण है। और केंद्रीकरण का पोषण होने के कारण यह नेशनल गवर्नेंस वहां प्रकट ही नहीं होती जहां वह प्रकट नहीं होना चाहती, चाहे व्यक्ति के डिजायरेबल क्यों ना हो। मैं जब कह रहा हूं कि यह नेशनल गवर्नेंस वहां प्रकट ही नहीं होती जहां प्रकट नहीं होना चाहती, कौन सी जगह है वो? आपको सबको मालूम है कि भारत की संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने पहला मसौदा पेश किया तो उस मसौदे के पक्ष में एक भी भाषण नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं एक भी नहीं हुआ। उस मसौदे के पक्ष में एक भी भाषण नहीं हुआ। तो जिस मसौदे के पक्ष में एक भाषण भी नहीं हुआ वह मसौदा पारित हुआ। ये चमत्कार कैसे हुआ इसको पढ़ना चाहिए। और उस समझौते के खिलाफ जो भाषण हुए उन खिलाफ भाषणों में जो एक मुख्य बात थी वो ये थी कि ये तो सारा वेस्टर्न मॉडल है, वही पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मॉडल है जो साम्राज्यवादियों का है। हम तो बापू के शिष्य हैं, हम तो ग्राम स्वराज्य की बात करते आए हैं, इसमें ग्राम स्वराज्य कहाँ? विरोध इतना जबरदस्त था कि जिन्होंने पेश किया था मसौदा डॉक्टर अंबेडकर वो बहस छोड़कर चले गए। और जिनको सदन की प्रक्रियाओं का पता है उन्हें मालूम है कि सदन में सामान्यतया जो व्यक्ति प्रस्ताव पेश करता है वही व्यक्ति बहस का जवाब देता है। लेकिन ये इस मसौदे में ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब देने से मना कर दिया। तो असम के एक प्रतिनिधि थे शादुल्ला, उन्होंने एक फॉर्मल जवाब दिया। मैं बात क्यों कह रहा हूँ कि ग्राम स्वराज्य की बात जो संविधान में नहीं आई पर संविधान के नीति तत्वों में आ गई और फिर राजनीतिक कारणों से ही राजीव गांधी के काल में एक संशोधन पेश हुआ और वह संशोधन वापस नरसिंह राव के काल में पारित हो गया। और उसके कारण से भारत की पंचायतों को संवैधानिक सत्ता प्राप्त हुई। यह संविधान में आ जाने से गवर्नेंस में आई क्या? संविधान में आज ग्राम सभा का प्रावधान है। ग्राम सभा ये लॉएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ग्राम सभा में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ईच एंड एवरी वोटर इज द पार्शियल ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी इन ग्राम सभा। पूरे देश में एक भी ग्राम सभा नहीं, एक नहीं। तो संविधान में आ गई तो क्यों नहीं होती? संविधान में आ गई लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती, एमएलए एमपी नहीं चाहती, केंद्र सरकार नहीं चाहती, राज्य सरकार नहीं चाहती कि जिस सत्ता को वे एंजॉय कर रहे हैं वह सत्ता पंचायतों को बांट। तो चाहे गांधी ने यह कहा था, जब पूछा गया उनसे कि आप आजाद हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, तो गांधी ने तब जो जवाब दिया था वो ये था कि 5 शहरों में जो सत्ता केंद्रित है उसको मैं 7.5 लाख गांव में बांटी। मुझे नहीं मालूम कि 7.5 लाख का आंकड़ा वो कहां से लाए, कहीं से भी लाए होंगे। तो 7.5 लाख गांव का मतलब भारत में होता है ईच एंड एवरी
लोकेलिटी, बस्ती, हर बस्ती गांव, छोटे गांव को खंड नाम दे देते हैं, पर हर बस्ती गांव होती है। अंग्रेज को तो बस्ती से मतलब नहीं था, उसने बनाया रेवेन्यू विलेज, तो वो 7.5 लाख से घटकर लगभग 5.5 लाख हो गए। और जब ये हम आज़ाद हो गए तो हम पॉलिटिकल लोग थे, तो हमने बनाई पंचायत समिति, आजकल लगभग 5-5.5 लाख, 5 लाख है। तो ग्राम का अस्तित्व है क्या? तो जो इंडिविजुअल लोकेलिटी है ग्राम, उसका अस्तित्व नहीं है, पर संविधान में ग्राम सभा है। यदि ग्राम सभा की संख्या हजारों में होगी तो सभा हो सकती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी संभव है। तो जो नेचुरल गांव है भारत का, उस नेचुरल गांव को रिकॉग्नाइज करो तो ग्राम सभा हो सकती है। तो पॉलिसी मेकर्स ने प्रिंसिपल डाउन कर दिया, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन ग्राम सभा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी नहीं है, और पॉलिसी नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नेंस नहीं है। क्यों नहीं है गवर्नेंस? मैंने कहा यह गवर्नेंस वहां प्रकट ही नहीं होती जहां वो नहीं चाहते। संविधान में, कानून में आप प्रावधान भी कर दें तो प्रकट नहीं। और इसलिए जब समाज में निहित स्वार्थों का बोलबाला हो, जब समाज में निहित स्वार्थों का बोलबाला हो, तब वे निहित स्वार्थ गवर्नेंस से प्रकट नहीं होंगे। क्या यह कल्पना करना तर्कसंगत है? वेस्टेड इंटरेस्ट गवर्नेंस में रिफ्लेक्ट न करे, ऐसा हम चाह सकते हैं। जब वेस्टेड इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट करते हैं तो वे बुरे हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और वेस्टेड इंटरेस्ट का सिस्टम में दबाव है, प्रभाव है, बोलबाला है, तो वेस्टेड इंटरेस्ट गवर्नेंस में प्रकट होगा। और इसलिए आज जिस बात की हम बातें करते हैं, प्रकृति का दोहन और शोषण, आज भी जो प्रकृति का शोषण कर रहे हैं मार्केटिंग कैपिटलिज्म के नाम पर, क्रोनी कैपिटलिज्म के नाम पर, भयानक शोषण कर रहे हैं। और भारत की समाज व्यवस्था का कोई भी अवरोध उन्हें रोक नहीं पाता। न ब्यूरोक्रेसी रोकती है, न कानून रोकता है, न न्यायालय रोकता है। जब उनके केसेस न्यायालय में आते हैं तो बड़े से बड़े वकील लाइन लगाए खड़े होते हैं। मैं राजस्थान का हूं, माइंस के नाम पर किस प्रकार का शोषण जबरदस्त हो रहा है। प्रारंभ में वहां के अच्छे लोगों ने गांव को इकट्ठा करके गांव का विरोध खड़ा किया, लोगों ने धरने दिए, प्रदर्शन किए, सब कुछ हुआ। पर 6 महीने के बाद जो गांव विरोधी था, वही गांव उन माइंस का समर्थक बन गया। जो गांव को संगठित कर रहे थे वो अकेले पड़ गए। कैसे हो गया ऐसा? तो गांव का जो एलीट है, उस एलीट को खरीदना उनके लिए आसान है। गांव में जो सामान्यतया सच के पीछे खड़ा होने का सामान्य व्यक्ति है, उसको डराना आसान है, गुंडों को खरीदना आसान है। तो नेता खरीद लिए, गुंडे खरीद लिए, सामान्य आदमी को डरा दिया, सब चुप हो गए। कलेक्टर भी साथ है, एसपी भी साथ है, थानेदार भी साथ है, पुलिस वाला भी साथ है, कोर्ट भी उनके साथ है। क्या थ्रू गवर्नेंस इसको आप ठीक कर सकते हैं? तो कानून, शासन के बल पर इसको आप दुरुस्त नहीं कर सकते। इसको दुरुस्त करने के लिए फिर से समाज की ही ताकत चाहिए। समाज की ताकत के बिना इसको ठीक नहीं किया जा सकता।
तो समाज की ताकत को संगठित करना यह एकात्म मानव दर्शन में इनबिल्ट है। और दीनदयाल जी ने इसको एक विशिष्ट नाम दिया है और वह नाम है लोकमत परिष्कार। लोकमत परिष्कार ही इसका इलाज है। विदाउट लोकमत परिष्कार आप गुड गवर्नेंस प्राप्त नहीं कर सकते। लोकमत परिष्कार का मतलब है, लोकमत परिष्कार के लिए दीनदयाल जी का एक बड़ा विख्यात वाक्य है, गीता के समान है, वो है सिद्धांतहीन मतदान सिद्धांतहीन राजनीति का जनक है। सिद्धांतहीन मतदान सिद्धांतहीन राजनीति का जनक है। सामान्यतया हम लोग सिद्धांतहीन राजनीति गाली निकालते हैं, सिद्धांतहीन राजनीति को गाली, सिद्धांतहीन राजनेता को गाली। दीनदयाल जी कहते हैं ये गाली बेकार है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि सांप को क्या, सांप की मां को मारो। तो ये जो सिद्धांतहीन नेता है, ये सिद्धांतहीन पार्टी है। जन्मदाता कौन है इसका? वो मतदाता है, वह आम आदमी है। दीनदयाल जी कहते हैं कि जब तक यह मतदाता सिद्धांतहीनता को वोट देगा, मतदाता सिद्धांतहीनता को वोट देगा और उसमें से सिद्धांतवादी राजनीति पैदा होगी, यह कल्पना करना भोला मत। और इसलिए वो कहते हैं मतदाता को मतवान बनाओ। मतविहीन मतदाताओं का लोकतंत्र कमजोर होता है। मतविहीन मतदाताओं का लोकतंत्र कमजोर होता है। इसलिए मतदाता को मतवान बनाओ। और इसलिए एक पूरी कहानी है कि किस तरह से चुनाव लड़ते थे लोग। पर अभी जो मेरा विषय है गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम ये सोचते हैं कि जो हम चाहते हैं वो इसी ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से संभव है, जो हम चाहते हैं वो इसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से संभव है, जो हम चाहते हैं वो इसी चुनाव पद्धति से संभव है, जो हम चाहते हैं वो इसी संविधान से संभव है, तो मुझे लगता है हमारी चाह गलत है, वो इससे संभव नहीं है। इसलिए इसी को परिवर्तन करना होगा, इसको चेंज करना होगा। और इसलिए मैं तो 60 और 70s का कार्यकर्ता हूँ और तब हम लोग नारा लगाते थे, राज नहीं समाज बदलना है। और समाज बदलने के रास्ते में जो रोड़े अटकाए वो राज बदलना है। राज नहीं समाज बदलना है और समाज बदलने के रास्ते में जो बाधा उत्पन्न करे वो राज बदलना है। आज सामाजिक और राजनीतिक रूप से यह उद्घोष विलुप्त हो गया है। गैर कांग्रेस रिजीम में गैर कांग्रेस दल कम से कम इस नारे के साथ खड़े होते थे। अब जब वो सत्ता में आ गए हैं तब अब ये नारा विलुप्त हो गया है। और आत्मविश्वास पूर्वक कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि हम अच्छे लोग हैं, कांग्रेसी बुरे लोग थे इसलिए वे बुरे थे तो शासन बुरा था, हम अच्छे हैं तो शासन अच्छा हो जाएगा। यह एक सरलीकृत राजनीति है। सरलीकृत राजनीति से, इन वक्र व्यवस्थाओं से नहीं लड़ा जा सकता। सरलीकृत आत्मदर्शन की वो ये है कि परमात्मा ने जो हमको ये आंखें दी उनकी एक स्थिति, और स्थिति यह है कि वह समग्र को एक साथ नहीं देख सकती। वह समग्र को एक साथ नहीं देख सकती। तो जिस समग्र को मैं एक साथ देख नहीं सकता उसके लिए मैं नीतियां कैसे बना सकता हूं? ये समस्या हर किसी के है। क्योंकि मैं मनुष्य हूं, मुझे आप सामने से देखते हैं तो अलग प्रकार की चीज हो, पीछे से देखते हैं तो बिल्कुल अलग प्रकार की चीज हो, दाएं से देखते हैं तो अलग चीज हो,
बाएं से देखते हैं तो अलग चीज हूँ। तो ऐसी कौन सी षटपदी है? षटपदी दीनदयाल जी ने कहा था संघ शिक्षा वर्ग में, ये एकात्म मानववाद का एक नाम षटपदीवाद है। षटपदी हम सब जानते हैं, पदविन्यास में एक पदविन्यास है कि 6 कदमों से सब दिशाओं में घूम के वहीं आ जाते हैं। 6 कदमों से चारों तरफ घूम के वहीं आ जाते हैं, वो षटपदी है। तो वह एक आत्मदर्शन है कि आप अपने कदमों को इस प्रकार बढ़ाएं कि आप स्थिति की समग्रता को जान जाएं। स्थिति की समग्रता को जानना ही सबसे बड़ी मुश्किल। स्मृति की समग्रता को, जो तात्कालिक परिस्थितियां हैं, तात्कालिक परिस्थितियां आपको समग्रता से दूर ले जाती हैं। तात्कालिक परिस्थितियां आपको वहीं कंसंट्रेट करती है जो आज का दर्द है। जैसे बापट जी ने आज के दर्द पर मरहम नहीं लगाई, तो हमने सवाल खड़ा किया, आपके भाषण में गरीबी पर तो बात ही नहीं। तो गरीबी पर बात करने की जरूरत क्या है? तो चाहे आप सर्वे भवन्तु सुखिनः बोले, सर्वे भवन्तु सुखिनः बोलने के बावजूद आपको अंत्योदय का ध्यान देना है। तो सर्वोदय द्वितीय श्रेणी का कदम हो जाता है और अंत्योदय प्रथम श्रेणी का कदम हो जाता है। जबकि एकात्म मानव दर्शन यदि बात करेंगे आप निरपेक्ष रूप से, तो बात सर्वोदय की करेंगे, अंत्योदय की नहीं करेंगे। तो एक विषम परिस्थिति है, एक विषमता की स्थिति है। तो विषमता की स्थिति में समता को पहले प्राप्त करना आवश्यक है। समता कैसे प्राप्त करें, स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करें, इन सब टर्म्स शब्द पदों को जो ग्रोसरी आई है उसमें ये शब्दों का व्याख्यान होगा। पर बहुत बार गवर्नेंस शासन में हम शब्द पदों का उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते जिस तरह से पॉलिसी मेकिंग में करते हैं, और पॉलिसी मेकिंग में उस तरह से नहीं करते जिस तरह से प्रिंसिपल में करते हैं। यह डायल्यूट होता चला जाता है, और इसलिए ये डायल्यूशन स्वाभाविक ये आएगा ही। ये डायल्यूशन आएगा ही, न आए और आए तो दुरुस्त हो जाए। इसके लिए एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया का वर्णन भारत के मनीषियों ने किया है, दीनदयाल जी वही कहते हैं। और वह प्रक्रिया है, हमारे यहाँ एक संवाद है, शुकदेव रंभा संवाद। शुकदेव वैरागी हैं, रंभा इंद्र के शासन की अप्सरा है। उन दोनों में संवाद करवाता है भारत का मनीषी। उसमें एक श्लोक है, तीर्थे तीर्थे निर्मलम ब्रह्मवृंद। तीर्थ का मतलब इसको आज तीर्थ कहते हैं वो नहीं है, हम जहाँ बैठे वो भी तीर्थ है। तीर्थे तीर्थे निर्मलम ब्रह्मवृंद। ब्रह्मवृंद की जो विशेषता है पहली, वो है निर्मलम। तो निर्मलम नहीं है, ब्रह्मवृंद नहीं है। तो जो ब्रह्म की चर्चा करने वाले हैं, ब्रह्मवृंद है, वो हर तीर्थ में उपलब्ध है। तो तीर्थे तीर्थे निर्मलम ब्रह्मवृंदम जो है, वृंदे वृंदे तत्व चिंतानुवाद। हर वृंद, हर समूह में तत्व चिंतानु का अनुगमन हो रहा है। और अंत है वादे वादे जायते तत्वबोधा। उन वाद विमर्श से तत्व का बोध होता है। और बोधो बोधो भासते चंद्रचूड़। बोधो बोधो भासते, इस बोध से भागते हैं तो अंततः जो परमात्मा है उसका भाष होने लगता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। यह ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया खत्म हो गया, ये निरंतर प्रक्रिया है। और इसलिए जरूरी है इस प्रक्रिया को जीवंत किया जाए, इस प्रक्रिया को जगाया जाए, इस प्रक्रिया की अहमियत को समझा जाए। इस प्रक्रिया की अहमियत को समझा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि वे लोग इस प्रक्रिया की अहमियत को कमजोर कर देते हैं जो तत्काल परिणाम चाहते हैं। वो कहेंगे इस संगोष्ठी क्या फायदा है,
क्या इससे गरीबी हट जाएगी? इस संगोष्ठी का क्या फायदा है? ऐसे लोग शिक्षित हो जाएंगे? इस संगोष्ठी से क्या लोगों को रोजगार मिल जाएगा? नहीं, ये तो कुछ भी नहीं होगा। फिर क्यों फालतू टाइम खराब कर रहे हो? क्या है ये वादे वादे जायते तत्वबोधा की प्रक्रिया को कमजोर करता है, और इसलिए तत्काल परिणाम समाज शास्त्र की गति को स्वीकार नहीं है। समाज शास्त्र की गति चलती है पीढ़ियों में, और जब उन पीढ़ियों के काम को आप तत्काल करने की कोशिश करते हैं तो आप जरूर कोई न कोई गलत कदम उठाते हैं। और मुझे ध्यान है कि जब श्रीमान जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक नारा दिया था, बातें कम काम ज्यादा। और जब कोई शासक ऐसा नारा देता है तो चलता है, आज भी चलता है। आज मोदी जी के बाद में तो बड़ा नारा बन जाती है। तो नारा बड़ा प्रख्यात विख्यात दीवारों पर लिखा गया, अखबारों में आता है, बातें कम काम ज्यादा। विनोबा भावे तो आचार्य थे, शब्दों के जादूगर थे। उन्होंने कहा नहीं, काम कम बातें ज्यादा, काम कम करो बात ज्यादा करो। तो वो बाबा ये क्या उल्टा बात कर रहे हो? बोले नहीं, अधिकतम विमर्श के बाद अल्पतम काम करो। अधिकतम विमर्श के बाद अल्पतम काम करो, बिना विमर्श के बहुत काम करोगे, गलत रास्ते। और इसलिए स्लोगन, नारेबाजी से जिस देश की नीतियां और सिद्धांत प्रवृत्त होते हैं, वह देश और समाज क्रमशः कमजोर होता चला जाता है। और इसलिए हम अपनी संपूर्ण व्यवस्था, नेशनल गवर्नेंस, अपनी संपूर्ण व्यवस्था को इस नारेबाजी से मुक्त कर सकते। इस नारेबाजी से मुक्त करेंगे तो ध्यान में आएगा कि इन नारेबाजियों के आधार पर हमने ऐसे ऐसे कानून गढ़ लिए हैं। डॉक्टर रेड्डी बैठे यहाँ पर, पटना के लिए उसके शिकार हो गए। महिला सशक्तिकरण के नाम से जो कानून बनाए हैं, उन कानूनों का कैसा उपयोग हुआ? बिना विमर्श के, बिना चर्चा के देश में नीति नियोजन हो रहा है। आज जो हम भोग रहे हैं गवर्नेंस के नाम पर, जो हम भोग रहे हैं कानूनों के नाम पर, जो हम भोग रहे हैं लोकतंत्र के नाम पर, तो हमें आत्मालोचन करना होगा कि हमारा प्रियम्बल क्या है। हमारा प्रियम्बल यह है कि लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं कानून का निर्माण करती है। मैं वाक्य दोहराऊं, प्रियम्बल यह है कि लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं कानून का निर्माण करती है। जिस कानून का निर्माण वो स्वयं करती है, उस कानून की जरूरत पड़े तो उसको लाखों रुपए की फीस वाला वकील चाहिए। पैराडॉक्स नहीं? जिस कानून का मैं स्वयं निर्माता हूं, मेरे नाम पर कानून बना, और वो मुझे जब काम पड़े उसका, मुझे वकील चाहिए। और वह कानून कैसी भाषा में लिखा जाता है, जिस भाषा को सामान्य पढ़ा लिखा क्या, जिसके उसको पढ़ने के लिए अलग पढ़ाई करो। कौन बनाता है वो? फॉर्मली वो संसद बनाते हैं, संसद में रहने वाले सांसद बनाते हैं। ये फॉर्मली सही है, पर क्या एक्चुअली सही है? क्या हम जानते नहीं अपने सांसदों को? वो बेचारे कुछ भी करते हो, एक गलत काम वो नहीं करते, पर वो है कानून बनाना। कानून वो नहीं बनाते, संसद में रहा हूं मैं। तो हमें जानने की जरूरत है कि इस देश का कानून निर्माता है कौन, कहां है वो? अदृश्य है, वो दिखता नहीं।
इसलिए अभी हमारी जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें हम कानून निर्माता नहीं चुनते हैं। न तो चुनने वाले ये कहते हैं कि मैं अच्छा कानून बनाऊंगा, चुनो मुझे, और न वोट देने वाले तुम पूछते हैं कि तुम विधि निर्माता बन रहे हो, क्यों भाई, कौन सी विधि बनाओगे? कोई एमएलए एमपी मिल जाए तो कोई पूछता है क्या कि इस बार आपने कौन सा कानून बनाया? तो यदि बहुत ही सामाजिक रूप से सरोकारी व्यक्ति है तो पूछेगा भाई सड़क का क्या हुआ, आपने अपना विद्यालय बन रहा था उसका क्या हुआ, अपनी कॉलेज कहाँ से आ रही है? तो अच्छा सांसद कौन? अच्छा सांसद वो जो पड़ोस की कॉन्स्टिट्यूएंसी का हक मार करके सड़क अपने पास लाए। अच्छा मंत्री वो जो अपने मंत्रालय का लाभ अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को दे। तो वित्त मंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी, रेल मंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी का उद्देश्य अलग है। इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आउट ऑफ प्रोपोर्शन पैसा कैसे जाता है, कौन ले जाता है, कैसे जा सकता है, ये इस देश की जनता चाहती है। इस देश की जनता चाहती है कि मेरा एमपी ऐसा हो जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हक मार के मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फला सुविधा लेकर के आए। ले आए तो कहते हैं अरे भाई वहां का तो नेता बढ़िया है, ले आता है, हमारा तो बेकार है। और सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि भारत का संविधान किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मान्यता नहीं देता है। भारत के संविधान में बैठने वाले सांसद भारत के सांसद हैं, चाहे वो पूना से चुनकर गए हों, चाहे जम्मू कश्मीर चुने गए हों, वे पूना के सांसद नहीं हैं, वे भारत के सांसद, वे राजस्थान सांसद नहीं हैं, वे भारत के सांसद हैं। वो जो भी नीति बनाते हैं वो भारत के लिए बनाते हैं, पूना के लिए नहीं बनाते। पर जब नीति निर्माण होता है तो वो सदन में नहीं होते, तो वो सेक्रेटरिएट में होते हैं। क्यों? कि उनका कोई प्रोजेक्ट पास हुआ होता है। मैं ये सब बातें उनकी आलोचना में नहीं कह रहा, आलोचना करने से मुझे क्या मिलने वाला है। ये सब बातें हमारा अपना सोशियो पॉलिटिकल इंट्रोस्पेक्शन, ये हमारा सामाजिक राजनीतिक आत्मपरीक्षण है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि गुड गवर्नेंस की जो औपचारिक बातें हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सर्विस ओरिएंटेड, पीपल्स फ्रेंडली, ये सब बातें अच्छी बातें हैं, ये होनी चाहिए, ये होती हैं और ये होंगी। खराब से खराब सरकार भी ये करेगी। क्यों करेगी? कि जब हम सनातन काल से देखते हैं कि जब ये एक स्थिति आई समाज में कि राजा की जरूरत पड़ी, स्थिति क्यों आई? जब लोग धर्म के आधार पर आपस में रक्षा करते थे तो राजा की जरूरत नहीं थी। धर्म ही दंडित करता था, धर्म ही रक्षित करता था। राजा की जरूरत पड़ी तो एक द्वैत क्रिएट हुआ, राजा और प्रजा, शासक और शासक। शासक और शासक में का समीकरण में शासक कौन है? शासक के पास अधिकार ज्यादा है, शासित को उसकी आज्ञा मानना जरूरी है। यदि आज्ञा नहीं मानेगा तो शासन उसको दंडित करेगा। तो शासक समाज द्वारा स्वीकृत कैसे हुआ? तो जो शासक समाज को थोड़ा प्यार देता है, थोड़ा सुख देता है, उसको अच्छा लगता है, तो वह शासक समाज से लेजिटिमेसी प्राप्त करता है। हर शासक बुरे से बुरा शासक चाहता है कि मैं समाज में लेजिटिमेट बना रहूं। आज की जो पॉपुलिस्ट नीतियां हैं क्यों बनती है? हर शासक चाहता है कि समाज में लेजिटिमेसी का यही रास्ता है, और इसी रास्ते के कारण से वो कभी कभी बैड गवर्नेंस के लिए मजबूर होता है। जब वह माइनॉरिटी अपीजमेंट करता है तो बैड गवर्नेंस करता है। क्यों करता है? उसकी मजबूरी। कोई कास्ट अपीजमेंट करता है
कोई फैमिली अपीजमेंट करता है, ये क्यों करता है? ये सब उसकी वस्तु है। लोग कहते जरूर हैं कि समाज तो भ्रष्टाचार नहीं चाहता, पर कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जब मेरे बेटे की नौकरी लगनी होती है तो मैं सिफारिश किए बिना नहीं मानता, मैं सिफारिश चाहता ही। और उस वक्त मैं भूल जाता हूं कि देश में बेरोजगारी है, लक्षावधि बेरोजगार में मेरा बेटा भी एक है, पर मैं लक्षावधि के नहीं, एक भी सोचता हूं। इज इट नॉट करप्शन? क्या भ्रष्टाचार नहीं है? मैं एक्स MP हूं, मैं VIP कहलाता हूं, मैं कहीं भी क्यू में खड़ा नहीं होता। तो क्या होता है, जो क्यू में खड़ा ना हो वो बड़ा आदमी, जो क्यू में खड़ा है वो छोटा आदमी। छोटा कौन बनना चाहेगा जी? तो क्यू तोड़ना नियम बन जाएगा। तो यदि क्यू तोड़ना संभव है मेरे लिए तो मैं क्यू तोड़ूंगा ही। यहाँ पर गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस और होता नहीं। अब आप कहोगे साहब कि क्यू तोड़ते समय पुलिस को वहां होना चाहिए, गवर्नेंस ठीक करना चाहिए, कोई क्यों तो तोड़ सकता है। तो क्या आप समझते हैं कि डंडे की गवर्नेंस से आप अच्छा शासन दे सकते हैं? अच्छे शासन के लिए अच्छा समाज जरूरी है। अच्छे समाज के लिए जिन जिन बातों की आवश्यकता है उनकी चर्चा हम लोग बार बार करते आए हैं। और जिस भारतीयता की चर्चा हम करते हैं, जिस भारतीय दर्शन की बात हम करते हैं, क्या वह भारतीय दर्शन प्रतिबिंबित करने में आज हमारा समाज समर्थ है? उस भारतीयता को प्रतिबिंबित करने में यदि भारत का समाज आज समर्थ नहीं है तो मुझे लगता है उसके सामर्थ्य पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसका सामर्थ्य बढ़े, इसी काम को प्रारंभिक मानना चाहिए। और बाकी काम जो कोई कर रहे हैं वो अच्छा करें, उन पर छोड़ देना चाहिए। गलत करें तो नाराज नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।